हाँ जी, एक्सरसाइज 6.3 देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। ठीक है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। हमारे पास 9 डिजिट हैं 1 से लेकर 9 तक। ठीक है, सारे डिफरेंट हैं, उनमें से 3 डिजिट्स को हमें लेकर उनको अरेंज करना है। राइट, नंबर्स बनाने के लिए डिजिट्स का अरेंजमेंट इज इंपॉर्टेंट और रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हमारे पास कितने हो जाएंगे? equals to 9p3, right, which is 9 factorial upon 6 factorial, which is 9 into 8 into 7 into 6 factorial upon 6 factorial। इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, 9 इंटू 8 इंटू 7, इसको आप कैलकुलेट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। राइट, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट्स रिपीटेड। ठीक है, नो डिजिट्स रिपीटेड मतलब रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। 4 डिजिट के हमारे पास कितने नंबर्स बन सकते हैं? ठीक है यार, इसको ना दो तरीके से करेंगे हम। एक तो हम करेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से, और एक हम करेंगे परम्यूटेशन फार्मूला से। परम्यूटेशन फार्मूला से देखो, हमारे पास जो डिजिट्स होंगे टोटल, जिनमें से हम चूज कर सकते हैं, वो क्या होंगे? 0 से लेकर 9 तक। राइट, टोटल 10 डिजिट्स। उनमें से हमें चूज करके 4 डिजिट का नंबर बनाना है। तो अगर मैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की बात करूं, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम 0 तो ले नहीं सकते क्योंकि फिर नंबर 3 डिजिट का हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे 0 छोड़ के बाकी कोई भी 9 नंबर मैं ले सकता हूँ। राइट, मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड प्लेस पे अब मैं 0 भी ले सकता हूँ, तो मेरे पास 10 की 10 चॉइस ओपन है। लेकिन एक डिजिट मैं यहाँ पे ऑलरेडी ले चुका हूँ, तो वो डिजिट मैं दोबारा रिपीट नहीं कर सकता, बिकॉज रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। तो मतलब मेरे पास यहाँ पे भी 9 ऑप्शन अवेलेबल हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास 8 ऑप्शन होंगे और यहाँ पे मेरे पास 7 ऑप्शन होंगे। राइट, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से हमारा आंसर आ जाएगा 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। जो भी आएगा आप कैलकुलेट करके लिख लेना। ठीक है, अब इसको करते हैं परम्यूटेशन के फॉर्मूले से। तो परम्यूटेशन के फॉर्मूले से हम कैसे करेंगे? हम पहले तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकाल देंगे कि यार चाहे कि 0 कहीं भी आए, हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 10 डिजिट हैं हमारे पास, उसमें से 4 डिजिट को उठा के अरेंज करना है। पहले एक सिंपल अरेंजमेंट निकाल देते हैं, फिर उसके बाद हम ऐसी अरेंजमेंट निकालेंगे जिनमें 0 हमेशा पहले प्लेस पे आएगा। ठीक है, तो 0 हमेशा पहले प्लेस पे आएगा, वो अरेंजमेंट्स आ गई। टोटल अरेंजमेंट आ गई, तो टोटल अरेंजमेंट में से हम वो वाली अरेंजमेंट को माइनस कर देंगे जिनमें 0 हमेशा पहले प्लेस पे आएगा। तो हमारे पास कौन सी बचेंगी? जिनमें 0 कभी भी पहले प्लेस पे नहीं आएगा। तो मतलब हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, ठीक है, व्हेन एनी डिजिट कैन टेक एनी प्लेस, है ना, कोई भी डिजिट कहीं पे भी आ जाए, कैन टेक एनी प्लेस, इक्वल्स टू, भाई हमारे पास टोटल 10 डिजिट थे, उसमें से हमें 4 डिजिट को अरेंज करना था। ठीक है जी, चलो अब हम निकालते हैं। हमने बोला कि ये हमारे पास 4 डिजिट थी, यहाँ पे हमने 0 को फिक्स कर दिया। अगर हमने यहाँ पे 0 को फिक्स कर दिया तो अब क्या हो रहा है? अब हमें हमारे पास 9 डिजिट बचे, राइट, और उसमें से हमें 3 प्लेसेस पे फिल करना है। ठीक है, 3 डिजिट्स को अरेंज करना है। राइट, तो हमारे पास रिक्वायर्ड अरेंजमेंट कितनी आएगी? 9p3। राइट, ठीक है, तो मैं बोलूँगा टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स when 0 is at फर्स्ट प्लेस। 0 हमेशा फर्स्ट प्लेस पे रहेगा, तो मैंने 0 को फिक्स ही कर दिया यहाँ पे। तो अब मेरे पास टोटल 9 डिजिट बचे, उसमें से मुझे 3 डिजिट्स को अरेंज करना है। ठीक है, अब मैं इस टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स में से इसको अगर माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा मेरे पास? वो सारे अरेंजमेंट जहाँ पे 0 कभी भी फर्स्ट प्लेस पे नहीं आएगा, मतलब 4 डिजिट के नंबर। क्योंकि अगर 0 फर्स्ट प्लेस पे आ गया तो फिर 3 डिजिट का नंबर बचेगा ना। ठीक है, तो
टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स when 0 will never be at first place is equal to 10p4 माइनस 9p3। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लेना। 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 4 फैक्टोरियल इज 6 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 इज 6 फैक्टोरियल, राइट। ठीक है, आपका ये वाला आंसर और ये वाला आंसर बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, इसको मैं करके भी दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से दोनों में से 1/, चलो ठीक है, आप अपने आप सॉल्व कर लेना इसको, इतना कोई मुश्किल है नहीं है ना। इन दोनों को तोड़ के 10 को 6 फैक्टोरियल तक ले आना, 9 को भी 6 फैक्टोरियल तक ले आना और फिर सॉल्व कर लेना, कैलकुलेट ही करना है। आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज आवर आंसर। कहता है हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 4 6 एंड 7 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। पिछले वाले में भी रिपीटिशन अलाउड नहीं था ना, हाँ ठीक है, विद नो डिजिट। ठीक है, तो देखो 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं। इसको भी हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से करेंगे और परम्यूटेशन फार्मूला से करेंगे। ठीक है, तो आपको जो भी कंफर्टेबल लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। आपको दोनों मेथड आने चाहिए। तो देखो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से करते हैं। 3 डिजिट का मुझे नंबर बनाना है। ठीक है, मुझे इवन नंबर बनाना है, इवन नंबर। तो इवन नंबर की जैसे ही बात आएगी मेरी नज़र सीधी जाएगी यूनिट प्लेस पे। अब की बार मैं फर्स्ट प्लेस से स्टार्ट नहीं करूँगा, मैं यूनिट प्लेस से स्टार्ट करूँगा, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास कितने ऑप्शन है, 1 2 एंड 3, राइट, 2 4 एंड 6। तो यहाँ पे मेरे पास 3 ऑप्शन हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं फर्स्ट प्लेस पे। नो डिजिट इज रिपीटेड। टोटल डिजिट कितने थे, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे मैं 6 में से कोई भी डिजिट ले सकता हूँ। बस बात इतनी सी है कि एक डिजिट मैं ऑलरेडी यूनिट प्लेस पे यूज़ कर चुका हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन कितने बचे, 5, और यहाँ पे कितने बचेंगे, 4, क्योंकि एक डिजिट यहाँ पे और एक डिजिट यहाँ पे मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ। ठीक है, तो 5 चौक 20, 20 तिया 60, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब करते हैं परम्यूटेशन के फॉर्मूले से। ठीक है, परम्यूटेशन के फॉर्मूले से कैसे करें, एक काम करते हैं। परम्यूटेशन के फॉर्मूले में भी हम बोलते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन है। तो 3 ऑप्शन है यहाँ पे हमारे पास, राइट। यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन है। अब एक काम करते हैं हम, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी बची, 5 बची, राइट। और हमें अरेंज कितनी करनी है, उनमें से सिर्फ 2 करनी है, क्योंकि यहाँ पे हम 2 4 या 6 को ही लेने वाले हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये सारा कॉमन सेंस से चलता है। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इज इक्वल टू, ध्यान से समझना, मेरे पास देखो यहाँ पे कोई एक डिजिट मैंने ले लिया होगा, राइट। मेरे पास डिजिट कितने बचे, 5, और मुझे अरेंज कितने प्लेसेस पे करने हैं, सिर्फ 2 प्लेसेस पे, तो 5p2। ठीक है, अब बात इतनी सी है, ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं ना 3 केसेस बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं 3 केसेस बना रहा हूँ। एक केस वो हो गया जिसमें मैंने यहाँ पे 2 को रख लिया, फिर मैंने बोला एक केस ऐसा हो गया जिसमें मैंने यहाँ पे 4 को रख लिया, और एक केस ऐसा हो गया जिसमें मैंने यहाँ पे 6 को रख लिया। ठीक है, तो या तो मैं ये नंबर बनाऊंगा, पहले मैंने यहाँ पे 2 को फिक्स कर दिया, फिर 5p2 बना दिया, या फिर और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने 4 को फिक्स कर दिया और फिर एक नंबर बना दिया, और मैंने 6 को फिक्स कर दिया और एक नंबर बना दिया। तो मतलब 5p2 यहाँ पे आ रहा है, और जैसे ही आएगा प्लस का साइन आएगा, यहाँ पे एक और 5p2 बन जाएगा मेरा, क्योंकि अगर मैं 4 को फिक्स कर देता हूँ फिर से मेरी सेम अरेंजमेंट आ जाएगी, और अगर मैं 6 को फिक्स कर देता हूँ फिर से मेरी सेम अरेंजमेंट आ जाएगी, 5p2। ठीक है, तो या तो मैं 2 को फिक्स कर दूँ, या मैं 4 को फिक्स कर दूँ, और या फिर मैं 6 को फिक्स कर दूँ। ये 3 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 × 5p2, राइट, 3 बार है ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 × 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 - 2 फैक्टोरियल विच इज़ 3 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 3 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 5 × 15, 15 चौक 60, 60 हमारा आंसर आ गया, राइट। तो परम्यूटेशन के फॉर्मूले से हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं,
एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से ऐसे, ठीक है। तो आपको दोनों तरीके आने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कह रहे फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। ये तो बड़ा सिंपल हो गया, फर्स्ट पार्ट है ना। फिर कह रहा है हाउ मैनी ऑफ दीज विल बी इवन, ठीक है। तो पहले पार्ट 1 करते हैं। पार्ट वन तो बड़ा सिंपल है, 4 डिजिट का नंबर बनाना है और 5 डिजिट टोटल दे दिए हैं, नो डिजिट इज रिपीटेड और 0 भी नहीं है इसमें, तो कहीं पे भी कोई भी डिजिट आ सकता है, राइट। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स सिंपल सा होगा ये तो 5p4, भाई 5 में से 4 डिजिट लेके अरेंज करने हैं, खत्म बात, ठीक है। तो ये हो गया 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 4 फैक्टोरियल, राइट। सो दिस विल बी 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल्स टू 120। ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब पार्ट 2 करते हैं। कह रहा है इनमें से इवन नंबर कितने होंगे, तो इवन नंबर भी बता देते हैं, 1 2 3 4। ये चार ऑप्शंस हैं हमारे पास। इवन नंबर के लिए मुझे यूनिट प्लेस देखना है, यूनिट प्लेस पे या तो मैं 2 रख सकता हूँ या मैं 4 रख सकता हूँ। तो एक बार मैंने 2 रख दिया और एक बार मैंने 4 रख दिया, ठीक है। तो जब मैंने 2 रखा तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स मेरे कितने आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इक्वल्स टू, अब मेरे पास डिजिट कितने बचे, 2 को तो मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया, ठीक है। मेरे पास डिजिट बचे 4, उनमें से अरेंज करने हैं 3, तो 4p3 और बीच में प्लस का साइन आएगा और है तो, है ना, क्योंकि या तो मैं 2 को फिक्स करूँगा, मैं फिक्स कर रहा हूँ यहाँ पे इसको, है ना, ये फिक्स कर दिया गया ये डिजिट, ठीक है। और यहाँ पे भी 4p3, तो ये हो गया 2 इंटू 4p3, तो ये हो गया 2 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो 2 इंटू 4 फैक्टोरियल विच इज़ 2 इंटू 24 विच इज़ 6 चौक 24, ठीक है, 48। तो 48 हमारा आंसर आ गया। तो टोटल नंबर जो हमारे बनेंगे वो तो 120 बन जाएंगे, उसमें से 48 नंबर्स इवन बनेंगे, ठीक है, बाकी सारे ऑड नंबर होंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे फ्रॉम अ कमिटी ऑफ 8 पर्सन्स, ठीक है, 8 लोगों की एक कमिटी है, एक ग्रुप है। इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज अ चेयरमैन एंड अ वाइस चेयरमैन, ठीक है। तो 8 लोगों की एक कमिटी है, उसमें से एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन चूज करना है, एज्यूमिंग दैट 1 पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजिशन, ठीक है। भाई 8 लोगों की एक कमिटी है, 8 पीपल, इनमें से हमें एक चेयरमैन चूज करना है और एक वाइस चेयरमैन चूज करना है, और ये कह रहा है कि एक बंदा एक से ज़्यादा पोजीशन नहीं ले सकता। तो इस चीज़ का क्या मतलब है, इस चीज़ का, इस पूरी लाइन का क्या मतलब है, इस पूरी लाइन का मतलब है रिपीटिशन नॉट अलाउड, राइट। एक बंदा एक से ज़्यादा पोजीशन नहीं ले सकता, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, अब हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन में एक सिंपल सी चीज़ करनी है कि भाई हमारे पास 8 ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से हमें 2 ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है, राइट। पहले तो सेलेक्ट करेंगे 2 लोग कौन होंगे और फिर उनको अरेंज करना है। भाई एक को चेयरमैन बनाना है और एक को वाइस चेयरमैन बनाना है, और बोल रहा है रिपीटिशन नॉट अलाउड, यही मतलब है इस क्वेश्चन का, राइट। तो रिक्वायर्ड अरेंजमेंट्स हमारे कितने आ जाएंगे, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इक्वल्स टू 8p2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना आप, आपका आंसर आ जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है n की वैल्यू बताओ, ये आपको दे दिया गया है, n-1 p3 रेशो np4 इक्वल्स टू 1:9, चलो ठीक है, रेशो का मतलब डिवाइड होता है, तो n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-1 -3 फैक्टोरियल, इसके डिवाइड में n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/9।
ये हो गया n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 माइनस 3 मतलब n माइनस 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय ये ऊपर आ जाएगा n माइनस 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/9। इससे ये कैंसिल हो गया। n फैक्टोरियल में से n बाहर लेके n माइनस 1 फैक्टोरियल बना लेते हैं। तो n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1/9। इससे ये कैंसिल, तो ये हमारा आ गया 1/n इक्वल्स टू 1/9। तो n की वैल्यू आ गई हमारी 9। ये हमारा आंसर आ गया। राइट, आगे बढ़ते हैं। कह रहे फाइंड r इफ दिस एंड दिस। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, इजी क्वेश्चन है। 5pr इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 6pr माइनस 1। तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल। करेक्ट। तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ, अब देखो ये 6 फैक्टोरियल को मैं 5 फैक्टोरियल की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, ताकि एटलीस्ट मेरा 5 फैक्टोरियल तो खत्म हो। और ये हो गया 6 माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल गया, 1/5 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12/6 प्लस 1 7, 7 माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? 7 माइनस r। तो मैं 7 माइनस r फैक्टोरियल को 5 माइनस r फैक्टोरियल की फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा। तो 1/5 माइनस r फैक्टोरियल इक्वल्स टू 12/7 माइनस r इंटू 6 माइनस r इंटू 5 माइनस r फैक्टोरियल। तो 1 इक्वल्स टू 12/7 माइनस r इंटू 6 माइनस r। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 6 सत्ते 42, 42 माइनस 6 और 7 13, 13r प्लस r स्क्वेयर इक्वल्स टू 12। तो ये हो जाएगा r स्क्वेयर माइनस 13r, 12 इस साइड आके माइनस हो जाएगा, प्लस का 30 इक्वल्स टू 0। फैक्टराइज कर देते हैं, r स्क्वेयर माइनस 10r माइनस 3r प्लस 30 इक्वल्स टू 0। r इंटू r माइनस 10 माइनस का 3 इंटू r माइनस 10 इक्वल्स टू 0। r माइनस 10 इंटू r माइनस 3 इक्वल्स टू 0। r की दो वैल्यूज़ आ गई 3 एंड 10। ठीक है, अब सीधी सी बात है, r जो है वो n से बड़ा कभी नहीं हो सकता। n की वैल्यू यहाँ पे 5 है, तो r जो है इट कैन नॉट बी 10। वाई? बिकॉज r जो होता है वो इट कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू n। ठीक है, तो r इज 3। दिस इज माई आंसर। राइट, सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट यहाँ पे कर लेते हैं। 5pr इज इक्वल टू 6pr माइनस 1। सॉल्व करते हैं। 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल। सो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 और 1 7, 7 माइनस r फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल से ये कैंसिल, 1/5 माइनस r फैक्टोरियल इक्वल्स टू 6/7 माइनस r इंटू 6 माइनस r इंटू 5 माइनस r फैक्टोरियल। इससे ये कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 42 माइनस 13r प्लस r स्क्वेयर इक्वल्स टू 6। तो ये आपका हो जाएगा r स्क्वेयर माइनस 13r प्लस 36 इक्वल्स टू 0। फैक्टराइज कर देते हैं, r स्क्वेयर माइनस
9 चौक 36, 9r माइनस 4r प्लस 36 इक्वल्स टू 0। तो r की यहाँ से दो वैल्यूज़ आ गई 9 एंड 4, ठीक है। तो अगेन r कैन नॉट बी 9 बिकॉज n की वैल्यू ही 5 है, ठीक है। तो r कैन नॉट बी 9, वाई? बिकॉज r कैन बी बिटवीन 0 एंड n। तो r की वैल्यू 4 आ जाएगी, ये हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस, ठीक है। तो इसमें देखो हमारे कोई लेटर रिपीट हो रहे हैं, ई एक बार है, क्यू भी एक बार है, यू भी एक बार है, ए भी एक बार है, टी एक बार है, आई एक बार है, ओ भी एक बार है, एन भी एक बार है। तो ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो आठ लेटर हैं और 8 के 8 लेटर हमें यूज़ करके वर्ड बनाने हैं, ठीक है। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड। तो रिक्वायर्ड अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, ये तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। इक्वल्स टू 8 लेटर्स हैं और 8 के 8 को चूज़ करके हमें बनाना है। तो ये हो गया 8 फैक्टोरियल, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना, 8 फैक्टोरियल की ऐसे मत छोड़ना, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। इसको कैलकुलेट करके लिखना, 8 फैक्टोरियल हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया फॉर्मूला नंबर 1 परम्यूटेशन का, जिससे हमने पढ़ा था, ठीक है। अगर हम फॉर्मूला नंबर 3 भी इसमें यूज़ करें तो वो भी आप कर सकते हो। फॉर्मूला नंबर 3 कैसे, देखो हम क्या बोलते थे कि यार जब हमें सारे लेटर्स को यूज़ करके एक वर्ड बनाना है तो हमारा जो हमारा क्या बोलते हैं अरेंजमेंट होता है, वो होता है n फैक्टोरियल अपॉन p1 फैक्टोरियल, p2 फैक्टोरियल, ऐसे करके अप टू pn फैक्टोरियल, यही बोलते थे हम, राइट। तो यहाँ पे हमारे टोटल लेटर्स कितने हैं, 8। तो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, क्या कोई लेटर एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा, तो इसका मतलब नीचे कुछ डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप कोई भी फंडा लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एसेंशियली आपका आंसर दोनों से ही करेक्ट आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे, MONDAY, सारे अलग अलग हैं भाई, ठीक है। एज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड, ठीक है, सारे डिफरेंट लेटर्स हैं और लेटर रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। इफ़ 4 लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम, तो पहले पार्ट में क्या कह रहा है कि भाई 6 में से 4 लेटर यूज़ करने हैं, तो मतलब 6P4, ये आंसर आ जाएगा, करेक्ट है। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है ना, 6 लेटर है उसमें से 4 लेटर चाहिए। ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम, तो भाई 6P6 विच इज़ 6 फैक्टोरियल, ये क्या होगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 फैक्टोरियल विच इज़ 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है, यहाँ पे 6 फैक्टोरियल। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, कह रहे ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज अ वोवल, ठीक है। तो सारे लेटर यूज करने हैं 1 2 3 4 5 6, लेकिन पहला लेटर हमेशा एक वोवल होना चाहिए। तो हमारे पास वोवल कौन कौन से हैं, ओ एंड ए, ठीक है, AEIOU, तो या तो ओ आ सकता है या ए आ सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें, हम बोलेंगे यार एक बार हम ओ को फिक्स कर देते हैं, तो हमारे पास रिक्वायर्ड अरेंजमेंट कितनी हो जाएगी, रिक्वायर्ड अरेंजमेंट, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, तो हमने बोला यार हमने पहले ओ को फिक्स कर दिया, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज 5 फैक्टोरियल, भाई 5 लेटर हैं सबको अरेंज करना है, तो 5P5 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं 5 फैक्टोरियल इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको भी आदत बन जाए ये सब चीज़ें करने की, 5P5, ठीक है, आपको समझ में आ जाए 5P5 का मतलब 5 फैक्टोरियल ही होता है, तो आप सीधा 5 फैक्टोरियल ही लिखो, ठीक है। या फिर और दूसरी बार में क्या किया मैंने, ए को यहाँ पे फिक्स कर दिया, तो फिर से 5 फैक्टोरियल आ जाएगा, तो प्लस का साइन आएगा बीच में 5P5, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा 2 इंटू 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 होती है, तो 2 इंटू 120 विच इज़ 240, ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 720 आंसर आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 720 अपॉन 2 360 आंसर आ जाएगा, राइट। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन हाउ मेनी डिस्टिंक्ट परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर,
इन हाउ मैनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर इन मिसिसिपी डू द 4 आईज नॉट कम टुगेदर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। कह रहा है यार ये मिसिसिपी एक वर्ड है, इसके सारे लेटर्स को यूज़ करके जो है वर्ड बनाने हैं। तो ऐसे कितने वर्ड बनेंगे जिसमें जो 4 आई हैं, इस वर्ड में ना 4 बार आई आ रहा है, तो जो 4 आई हैं वो एक साथ कभी ना आए। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसके लिए बोलूँगा कि पहले तो मैं टोटल अरेंजमेंट निकाल दूंगा जिसमें कोई भी आई कहीं भी आए, मुझे कोई मतलब नहीं है। फिर मैं क्या करूँगा, मैं 4 आई का एक डब्बा बना के उसको जेड का नाम दे के टोटल अरेंजमेंट निकाल दूंगा, जिससे मुझे ये हो जाएगा कि मेरे पास नंबर आ जाएगा जिसमें सारे के सारे आई एक साथ आने वाले हैं। और फिर मैं टोटल अरेंजमेंट में से इस 4 आई के अरेंजमेंट को माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ वो वाले अरेंजमेंट बचेंगे जहाँ पे चारों आई एक साथ नहीं आएंगे, ठीक है। तो मैं बोलूँगा टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स when any letter can take any position, right? any position मतलब मैं कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहा, इज इक्वल टू टोटल लेटर्स कितने हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एम कितनी बार आ रहा है, सिर्फ एक बार आ रहा है। आई कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, तो डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय एस कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 4 बार एस आ रहा है और 2 बार पी आ रहा है, ठीक है। तो 4 4 8 और 2 10 और एक बार एम, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट मेरे पास ये आ गए। फिर मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि ना मैं चारों आई को एक साथ लिख लेता हूँ और इन सबको एक डब्बे में बंद करके मैं इस डब्बे को नाम दे देता हूँ Z, और बाकी के जो मेरे लेटर हैं उनको अलग से लिख लेता हूँ M S S S S P P, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स when all the i's are together इज इक्वल टू, अब कितने लेटर्स को मुझे अरेंज करना है, एक तो Z हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 8 लेटर्स को मुझे अरेंज करना है, डिवाइडेड बाय रिपीटिशन कितना हो रहा है, अभी इस डब्बे को छोड़ दो, बाहर देखो सिर्फ Z एक बार, M एक बार, S 4 बार और P 2 बार, तो S 4 बार और P 2 बार। अब क्या करेंगे, इन चारों आइज का भी अरेंजमेंट करना पड़ेगा, तो टोटल कितने लेटर हैं, 4 लेटर हैं, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एक जैसे कितने लेटर हैं, 4 लेटर हैं, आई 4 बार आ रहा है, तो डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, राइट। तो एसेंशियली इनका कोई अरेंजमेंट हमें करना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि चारों आई एक साथ है ना, एक जैसे हैं, तो कोई भी आई आगे पीछे आता रहे कोई फ़र्क थोड़ी पड़ रहा है, ठीक है। तो हमारा एसेंशियली जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा आएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। बट मैं इस स्टेप को छोड़ना नहीं चाहता था ताकि आपको आदत पड़ी रहे कि जो हमारे Z के अंदर, जो डब्बे के अंदर जो हमारे वोवल्स होते हैं या जो भी लेटर्स होते हैं उनको भी हमें हमेशा अरेंज करना होता है, तो वो आदत हमारी छूटनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब हमारे पास टोटल अरेंजमेंट्स आ गए हैं जिसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, और वो वाले सारे अरेंजमेंट आ गए हैं जिसमें चारों आई एक साथ हैं, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो वो वाले अरेंजमेंट बचेंगे जिसमें चारों आई कभी भी एक साथ नहीं आएंगे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स when all four eyes are never together या never occur together, are never together is equal to 11 factorial divided by 4 factorial into 4 factorial into 2 factorial, इसको कैलकुलेट कर लेना और इसमें से माइनस कर देना 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल को, ठीक है। तो दोनों को अलग अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा, नंबर निकालना पड़ेगा, फिर इनको माइनस करके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का, उसके बाद हमारा कॉम्बिनेशन स्टार्ट हो जाएगा।
कहता है इन हाउ मैनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड परम्यूटेशन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से समझना। इन हाउ मैनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड परम्यूटेशन बी अरेंज इफ वर्ड स्टार्ट्स विद पी एंड एंड्स विद एस। ठीक है भाई, फर्स्ट परम्यूटेशंस में टोटल लेटर कितने हैं देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 लेटर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है कि द वर्ड विल ऑलवेज स्टार्ट विद, अच्छा पहले तो ना एक काम करते हैं, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स विदाउट एनी कंडीशन, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऐसे ही निकाल लेते हैं, पूछा नहीं है फिर भी, अरेंजमेंट्स विदाउट एनी कंडीशन। फिर इसकी तीनों कंडीशंस को देखेंगे। विदाउट एनी कंडीशंस इज इक्वल टू 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, रिपीट क्या क्या हो रहा है, पी कितनी बार आ रहा है, सिर्फ एक बार, ई कितनी बार आ रहा है, सिर्फ एक बार, आर भी सिर्फ एक बार आ रहा है, एम भी एक बार आ रहा है, यू भी एक बार आ रहा है, टी 2 बार आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल, ए भी एक बार आ रहा है, टी काउंट हो चुका है, आई भी एक ही बार आ रहा है, ओ भी एक ही बार आ रहा है, एन भी एक बार आ रहा है, एस भी एक बार आ रहा है। ओके, तो 12 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, चलो अब फर्स्ट पार्ट देखते हैं। कह रहे द वर्ड ऑलवेज स्टार्ट्स विद पी एंड एंड्स विद एस। 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पी से स्टार्ट होगा हमेशा और एस से ही एंड होगा। तो ये तो यहाँ पे फ्रीज हो गया है ना, इसको फिक्स कर दिया यहाँ पे और इसको फिक्स कर दिया गया। तो रिक्वायर्ड अरेंजमेंट्स क्या होंगे हमारे, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इक्वल्स टू, ये दोनों तो फिक्स हो गए, कितने प्लेस बचे, 10 प्लेस, और 10 अल्फ़ाबेट्स हैं जिनको अरेंज करना है। तो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय हमारा एक टी लेटर जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल, ये हमारा आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का, राइट। चलो सेकंड पार्ट देखते हैं। कह रहा है कि ऑल दी वोवल्स आर टुगेदर, फिर से डब्बे में बंद कर देते हैं सारे वोवल्स को, पी ई आर एम यू टी ए टी आई ओ एन एस। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे गैप बना लेते हैं। ठीक है, तो हमने सारे लिख लिए हैं, 12 के 12 हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, इन पांचों वोवल्स को डब्बे में बंद किया और हमने इनको नाम दे दिया Z का। बस अब हमारा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ प्रेजेंट अरेंजमेंट निकाल लेते हैं। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इक्वल्स टू, भाई देखो अब हमारे पास टोटल लेटर कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय टी अभी भी 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाइड बाय जो ये Z है इसके अंदर के जो 5 वोवल हैं इनको भी तो हमें अरेंज करना पड़ेगा तो 5 फैक्टोरियल। ठीक है, डिवाइड में कुछ नहीं आएगा क्योंकि कोई भी वोवल रिपीट नहीं हो रहा है, राइट। तो ऑल दी वोवल्स विल बी टुगेदर, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट बहुत ही अच्छा है, इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कह रहे देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S। ठीक है, तो थर्ड पार्ट के लिए एक काम करता हूँ, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए होगा, चलो कोशिश करते हैं यहीं पे। देखो 12 स्पेसेस बना लेते हैं अपने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब ये कह रहा है कि देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S। कह रहा है P और S के बीच में हमेशा 4 लेटर होंगे। तो यार एक बात बताओ, अगर मेरा P यहाँ पे आता है तो मेरा S कहाँ पे आएगा, 1 2 3 4, 4 लेटर छोड़ के यहाँ पे आएगा, करेक्ट है। इसको नीचे लिख लेता हूँ मैं अभी के लिए क्योंकि इसके मल्टीपल केसेस बनेंगे। तो मेरा P यहाँ पे आएगा तो मेरा S आएगा 1 2 3 4, ये 4 प्लेस छोड़ के S यहाँ पे आएगा। ठीक है, लेकिन अगर मेरा P यहाँ पे आ जाता है, अगर मेरा P यहाँ पे आ जाता है तो मेरा S कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, अभी के लिए हम क्या करते हैं, हमने P को यहाँ पे फिक्स कर दिया,
अभी के लिए हमने p को यहाँ पे फिक्स कर दिया। हमने क्या किया, हमने p को यहाँ पे फिक्स कर दिया। तो मेरा s कहाँ पे आएगा, हमेशा 4 लेटर होने चाहिए इनके बीच में, 1 2 3 4, तो यहाँ पे मेरा s आएगा। s भी यहाँ पे फिक्स हो गया, राइट। अगर p फिक्स हो गया है तो s भी फिक्स हो गया है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने होंगे मेरे, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, भाई मेरे पास कितने प्लेसेस बचे, 10 प्लेसेस, और मेरे पास लेटर्स भी कितने हैं, 10 लेटर्स बचे। तो मुझे 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय t मेरा अभी भी 2 बार रिपीट हो रहा है, तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। इतना हमें समझ में आता है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो एक केस था कि p यहाँ पे था, s यहाँ पे था। क्या मैं p को यहाँ पे फिक्स कर सकता हूँ? अगर मैंने p को यहाँ पे फिक्स कर दिया तो मेरा s कहाँ पे आएगा, 1 2 3 4 यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ऐसा ही मेरा एक और केस बन गया, ठीक है। तो अब की बार क्या होगा, काम करता हूँ मैं, थोड़ा सा स्पेस ले ही लेता हूँ और इनको मैं नीचे ही लिख के आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो पहले में मैंने p को यहाँ पे फिक्स किया, मेरा s यहाँ पे आ गया, तो मेरे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने आए, इक्वल्स टू 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब यार मैंने बोला कि मैं p को यहाँ पे फिक्स कर रहा हूँ, तो मेरा s कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। तो अगर मैंने p को यहाँ पे फिक्स कर दिया और s यहाँ पे फिक्स कर दिया तो ये वाला केस तो अब ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे p और s तो नहीं है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है फिर से 2 प्लेस तो फिक्स हो गए, मेरे पास 10 प्लेसेस बचे, तो फिर से मेरा एक और अरेंजमेंट आ जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है, ठीक है। और लग रहा है बीच में, है ना, या लग रहा है, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, p को यहाँ पे फिक्स कर सकता हूँ, s को यहाँ पे फिक्स कर सकता हूँ, 3, राइट, एक p यहाँ था, एक s यहाँ था, तो 3 केसेस बन गए। या फिर मैं p को यहाँ फिक्स करूँ तो s को यहाँ फिक्स करूँ, 4 केसेस बन गए। p को यहाँ फिक्स करूँ तो s यहाँ पे आएगा, 5 केसेस बन गए। p को यहाँ पे फिक्स करूँ तो s मेरा यहाँ पे आएगा, राइट, 6 केसेस बन गए। और p को अगर मैं यहाँ पे फिक्स करूँ तो s मेरा यहाँ पे आएगा, 7 केसेस बन गए। तो टोटल कितने केसेस पॉसिबल है, मैक्सिमम 7 केसेस पॉसिबल हैं। भाई p या तो यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ तक हो सकता है। अगर मैंने p को यहाँ लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद मेरे पास 4 प्लेसेस ही नहीं है जहाँ के बाद s लगा सकूँ, तो मैक्सिमम मैं p को यहाँ तक लेके आ सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे ऐसे मेरे पास 7 केसेस बन रहे हैं, राइट, 7 केसेस व्हेन p कम्स फर्स्ट, ठीक है, 7 केसेस। अब यार एक और चीज़ भी तो हो सकती थी, मैं, इसने ये थोड़ी बोला है कि p पहले ही आएगा हमेशा, इसने तो ये बोला है कि p और s के बीच में 4 लेटर होने चाहिए। मैं इसको उल्टा भी तो कर सकता हूँ, मैं इसको ऐसे भी तो कर सकता हूँ ना कि पहले मैंने यहाँ पे s ले लिया तो मेरा p कहाँ पे आएगा, 1 2 3 4, p यहाँ पे आएगा। फिर मैंने यहाँ पे s ले लिया तो 1 2 3 4, p यहाँ पे आएगा। तो ऐसे ऐसे करके अगर मैं s को पहले ले लिया मैंने तो 7 केसेस और बन जाएंगे, समझ पा रहे हो। तो पहले हमने p को लिया, ठीक है, उसके प्लेसेस देखे हम उसको मैक्सिमम कितने प्लेसेस पे डाल सकते हैं, तो हमने देखा कि उसको मैक्सिमम 7 प्लेसेस पे डाल सकते हैं, क्योंकि उसके बाद अगर और आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास बीच में 4 प्लेसेस नहीं बचेंगे, s और p के बीच में 4 प्लेसेस का गैप नहीं बचेगा, तो हमारे पास मैक्सिमम 7 पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। और फिर हमने बोला कि चलो ठीक है, ये तो p पहले आ गया, अब हम s को पहले ले लेते हैं, p को बाद में ले लेते हैं, तो सेम s के भी 7 केसेस बनेंगे। भाई s भी यहाँ से लेकर यहाँ तक आ सकता है, करेक्ट, p बाद में आता जाएगा, ठीक है। तो 7 केसेस कब बनेंगे, व्हेन s कम्स फर्स्ट। तो टोटल केसेस कितने बन रहे हैं, 14, राइट, ऐसे ऐसे 14 केसेस बन रहे हैं, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन वन केस कितनी आ रही है, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन वन सच केस कितनी आ रही है, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल,
राइट। जब हमने p को यहाँ पे फ्रीज कर दिया था और s को यहाँ पे फ्रीज कर दिया था तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल आई थी। तो ऐसे ऐसे 14 केसेस बन सकते हैं। तो हमारी टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी होगी, इसको 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, राइट। तो हमने p के साथ 7 प्लेसेस अरेंज कर दिए और s को भी हमने पहले लेके उसकी जितनी पॉसिबिलिटी बन सकती थी, जितने प्लेसेस पे वो आ सकता था उस पर अरेंज कर दिया। तो हमने देखा टोटल 7 प्लेसेस पे p आ सकता है, 7 प्लेसेस पे s आ सकता है, ठीक है। तो 7 और 7 14 केसेस टोटल बन सकते हैं जिसमें p और s के बीच में हमेशा 4 लेटर होंगे, राइट। तो एक ऐसे केस की जो पॉसिबिलिटीज थी अरेंजमेंट वो 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल आई थी, ठीक है। तो टोटल अरेंजमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 14 सच केसेस, राइट। हमारे पास टोटल ऐसे कितने केस आ गए, 14 सच केसेस इज इक्वल टू 14 इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 2 फैक्टोरियल 2 होता है, ये आ जाएगा 7 इंटू 10 फैक्टोरियल, ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन था, राइट, ठीक है। एग्जाम में भी पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है, ठीक है। सो देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन p एंड s, p और s के बीच में हमेशा 4 लेटर रहेंगे। तो पहले हमने p को ले लिया, p को पहले ले लिया, s को बाद में ले लिया, उसके 7 केसेस बन गए। फिर हमने s को पहले ले लिया, p को बाद में ले लिया, उसके भी 7 केसेस बन गए। तो हमारे पास टोटल 14 केसेस बन गए। और एक ऐसे केस की अरेंजमेंट कितनी आ रही थी, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो 14 ऐसे केसेस की अरेंजमेंट कितनी आएंगी, 14 इंटू एक केस की अरेंजमेंट विच इज 10 फैक्टोरियल अपॉन, ठीक है। चलिए इसको रिवाइज कीजिएगा अच्छे से पूरी एक्सरसाइज को, एंड देन विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद कॉम्बिनेशंस, राइट। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।